हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी IQ में आपका स्वागत है। यस, हम कर रहे थे पॉलिटी की बात, और पॉलिटी में हमने 1857 से पहले और 1857 के बाद के बातों को, ब्रिटिश के शासन को हमने दो चरणों में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले चरण की बात हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, दूसरे चरण की भी कंप्लीट है। बस दो अधिनियम रह गए थे, 1935 और 1947। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम रह गया था और 1947 का भारत स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता अधिनियम। या तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, या ये भी आ सकता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, और दोनों भी आ सकते हैं जैसा लिख रहा है वैसे। ठीक है, तो ये दो रह गए थे, इनकी बात हम अब करेंगे। अब जो मैंने पहले आपको बता दिया है उसको मैं अब फिर से डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उससे टाइम ही वेस्ट होगा। एक बार पढ़ लिया है और आपके पास तो कंटेंट और लेक्चर वीडियो फॉर्म में पहुंच रहा है, तो आप जितनी मर्जी बार उसे बैक करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। यस, तो मैं कह रहा हूँ भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या बातें हैं देखो जरा, हम बात कर लेते हैं। 1930 से 32 तक, अच्छा, RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बुलाई गई थी, जिसमें हमारे यहाँ से भी लोग गए थे। फर्स्ट में गांधी जी नहीं गए थे, सेकंड में गांधी जी गए थे, थर्ड में भी नहीं गए थे गांधी जी, फर्स्ट में अंबेडकर साहब गए थे, सेकंड में भी गए थे अंबेडकर साहब। ऐसी बातें कुछ हैं जो कि हम हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। यहाँ उन बातों का कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे क्या है वो सुनिएगा आप। 1930 से 1932 के बीच फर्स्ट RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड मतलब गोल, टेबल मतलब मेज, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। तो यहाँ पर गोल मेज सम्मेलन लिखा हुआ है, कई जगह हिंदी में लिखा जाता है राउंड, राउंड मतलब RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, मतलब तो उसका मतलब भी यही है। ठीक है, चलो भैया, तो 30 से 32 तक ये चले। सबसे पहले कब हुआ? 30 में, फिर 31 में, फिर 32 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए उसमें ब्रिटिश भी बैठे थे और इंडिया के भी कुछ प्रतिनिधित्व बैठे थे। तो उन्होंने जो वहाँ पे डिसीजंस लिए उसके आधार पे कुछ नियम बनाना था ब्रिटिश को। तो उन्होंने सोचा कि एक नियम बना देते हैं, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 1930 से 1932 के बीच जो 3 RTC हुए, 3 गोल मेज सम्मेलन हुए, उसके आधार पर इसे लाया गया। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के मैंने बताया कि हर जो ये नंबर लिखे होते हैं ये क्वेश्चन के फॉर्मेट ही होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। दूसरी बात, अखिल भारतीय संघ की नींव रखी गई किसमें? 1935 में। अब देखो, आप ने जो पढ़े अब से पहले, किसी में मैंने 5 पॉइंट, किसी में मैंने 6 पॉइंट, किसी में मैंने 2 पॉइंट, किसी में मैंने 3 पॉइंट, जैसे इसमें मैंने कितने सारे लिखवाए हैं देखो, 8, 14, 15, 16, और इसमें कितने? 2, किसी में 3, इसमें 16 क्यों? एक्चुअली 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये इतना इम्पोर्टेंट था और इतना बड़ा था कि हमारा जब संविधान लिखा गया है ना, उसमें मैक्सिमम पार्ट 1935 से ही उठाया गया है। हमारे संविधान में, भारत का जो संविधान है उसमें मैक्सिमम पार्ट कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है भाई, ये यहीं से लिया गया है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें थी ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के बिहाफ से, तो देखिएगा नेक्स्ट। तो अखिल भारतीय संघ की नींव रखी गई। ठीक है, मतलब अखिल भारतीय संघ की नींव कैसे रखी गई? इसी अधिनियम में। कैसे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें, जहां पर ब्रिटिश का, अंग्रेजों का कब्जा होता था, उन्हीं के रूल्स माने जाते थे, उन्हीं के द्वारा वहाँ मतलब प्रधान कह लो या कह लो, उनके जो ऊपर चुने जाते थे, जनता के, वहाँ की जो जनता होती है उसके ऊपर का जो मुखिया चुना जाता था वो ब्रिटिश के आधार पर चुना जाता था। ब्रिटिश रूल तय करते थे कैसे क्या करेंगे। लेकिन जो देसी रियासतें थी ये किसी का अधिकार नहीं मानती थी, ये बिल्कुल स्वतंत्र थी। समझ रहे हो, ये बिल्कुल स्वतंत्र थी, ये किसी का अधिकार नहीं मानती थी, अपने रूल रेगुलेशन चलाते थे। इनके यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे कि आप ये मत करो, ये करो, ये क्यों नहीं कर रहे, ये करो।
इनमें ऐसा नहीं होता था। तो इसलिए अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया लेवल पर जो संघ है, संघ जो हमारा है, यूनियन है ना हमारा भारत, तो उसमें जो संघ है उसकी नींव पड़ी कैसे, ब्रिटिश इसमें दो डिवाइड कर दिया, ब्रिटिश भारतीय प्रांत के रूप में और देसी रियासतों के रूप में। ठीक है, आगे देखो, अब केंद्र तथा राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। ये किसकी बात चल रही है? सब इसी की। ये सब कुछ किस में हुआ? इसमें हुआ। तो केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम में किया गया? तो 1935। तो केंद्र तथा राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन आज भी है और हमारे संविधान में यहीं से लिया गया है ना। वो कैसे? देखो, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है ना। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और कुछ अधिकार डिसाइड करती है, या ये मान लीजिए कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार के अधीन आते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो दोनों के अधीन आते हैं। उसमें संशोधन या उसमें प्रोसेस केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। ठीक है, तो ये केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी अधिनियम में किया गया था, और इनमें 3 सूचियां बनाई गई थी। संघ सूची, संघ सूची का मतलब है जो सारे क्षेत्र या अधिकार केवल या विषय किसके अंदर आते थे, केवल केंद्र इनमें संशोधन कर सकता था, केंद्र इनमें नियम बना सकता था। तो संघ सूची मतलब केंद्र की सूची, राज्य सूची मतलब राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले विषय या क्षेत्र, और संवर्ती सूची मतलब जिस पर अधिकार या कानून बनाने का अधिकार या संशोधन करने का अधिकार दोनों को होता था। किसे किसे? केंद्र को भी और राज्य को। होता था तब भी और आज भी होता है। 3 ही सूचियां होती हैं आज भी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, बस इनमें विषय बढ़ गए हैं। ठीक है, तो संघ सूची में उस टाइम कितने विषय होते थे? 59। राज्य सूची में उस टाइम कितने विषय होते थे? 54। और संवर्ती सूची में कितने विषय थे उस टाइम? 36। क्या सर ये विषय लर्न करने भी इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, विषय लर्न करने इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड है। मतलब कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जैसे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। आप कर रहे हैं एसआई की, है ना, आप कर रहे हैं कांस्टेबल की, या आप मतलब ऐसे एग्जामों कर रहे हैं तैयारी जिनमें फैक्ट्स धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलो। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया किसमें? इसमें अखिल भारतीय महासंघ, ऑल इंडिया महासंघ, बहुत बड़ा संघ की स्थापना कहाँ गई? प्रावधान किसमें किया गया? इसमें किया गया। आगे, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांत, मतलब एक बात बताओ, ये केंद्रीकरण हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है? ये कह रहा है प्रांत। अगर हम केंद्र की तरफ शक्तियों को संकुचित करते तो केंद्रीकरण हो रहा था, और हमने प्रांतों की तरफ कर दिया तो प्रांत तो दूर है, मतलब बहुत सारे हैं, तो प्रांतों की तरफ तो विकेंद्रीकरण हो रहा है ना। तो वही तो कह रहा है कि प्रांतों में स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत, ऐसे फैला रहे थे हम चीज़ों को। इस अधिनियम के द्वारा हम चीज़ों को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है जी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ठीक है, आगे चलो। द्विसदनीय व्यवस्था, हमारे यहाँ उस टाइम कितने प्रांत हुआ करते थे? भाई हमारे यहाँ उस टाइम 11 प्रांत हुआ करते थे। कितने प्रांत थे भारत में? 11। तो उनमें से 6 प्रांतों ने जो ये मतलब कहूँ 6 प्रांतों ने क्या कर ली थी? द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन, जैसे आज भी होते हैं, आज भी है ना। देखो यूपी में भी है और आपके महाराष्ट्र में है, मतलब द्विसदनीय। बिहार में है 2 सदन, स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर 2 सदन। ठीक है, 2 सदन। जैसे आज की डेट में मैं बात करूं तो विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद ऐसा नहीं है कि भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके सबके पास है, नहीं, कुछ स्टेट्स के पास है। ठीक है, तो उस टाइम ऐसे क्या था कि टोटल जो प्रांत थे, टोटल जो राज्य थे भारत के अंदर, उस टाइम कितने थे? 11 थे, है ना। और उनमें से 6 ने द्विसदनीय व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। वो 6 कौन कौन थे? वो थे बिहार, बंगाल,
उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, ये 6 प्रांत थे जिन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। आगे, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ। संवैधानिक निरंकुशता, संविधान की निरंकुशता, निरंकुशता का मतलब ये होता है जिस पे अंकुश न लगाया जा सकता हो, उसका जो प्रावधान है वो प्रवृत्त हुआ, मतलब चला, स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये काम है। आगे, प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन। बेटा कई जगह दोस्तों फिर बेटा निकल गया, सॉरी फॉर दैट, अगर किसी को बुरा लगता है तो द्वैत, यहाँ पे तय भी लिखा होता है और द्वैध, ये दोनों शब्द मिलेंगे आपको लिखे हुए। हिंदी की बात चल रही है। प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन को ट्रांसफर कर दिया गया या अपना लिया गया। पहले कहाँ थी? 1919 में आपने देखा होगा कि प्रांतों में द्वैत शासन को अपनाया गया। अब क्या है? प्रांतों से हटाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था अपना ली गई। ठीक है, इस अधिनियम में। अच्छा, एक चीज अब आगे, गवर्नर जनरल, जैसा कि मैंने बताया कि वो वायसराय था, लेकिन गवर्नर जनरल चूंकि हमारे टंग पर आ गया था तो हर जगह गवर्नर जनरल बोल देते थे। तो वो गलत इसलिए नहीं होता था क्योंकि वही पद पहले गवर्नर जनरल था, बाद में वायसराय बना दिया आपने, है ना। तो इन दोनों ही शब्दों को मैंने लिख दिया, दोनों ही शब्दों के रूप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और ये भी बात है। तो गवर्नर जनरल के अंडर, पहले आपको मैंने बताया मतलब लास्ट लेक्चर में, काउंसलर्स और भारतीय मंत्री होते थे। तो जो भारतीय मंत्री होते थे तो भारतीय लोगों के द्वारा चुन के जाते थे, और जो काउंसलर है वो वहां से चुन के आते थे। तो इन्होंने क्या करा, अब इन दोनों मंत्रियों को गवर्नर जनरल के अंडर बना दिया। ठीक है, अब जो काउंसलर थे इनके पास वही बात है, आरक्षित विषय, मतलब इंपॉर्टेंट विषय सारे होते थे, और भारतीय मंत्रियों के पास हस्तांतरित विषय। और भारतीय मंत्री, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय जो मंत्री थे वो मैक्सिमम उनकी संख्या कितनी हो सकती थी? 10, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और भारतीय मंत्रियों को, अच्छा एक चीज इन्होंने क्या मतलब पार्शियलिटी की हुई थी, मतलब कि भारतीय मंत्री अगर कोई डिसीजन ले देते थे या फिर कोई अमेंडमेंट मतलब संशोधन कर देते थे किसी चीज में, तो उसके ऊपर विटो लगाने का अधिकार वायसराय को होता था। वो अगर चाहे तो विटो मतलब ऐसी शक्ति होती है जिससे उसे रोक सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो काउंसलर अगर ऐसा डिसीजन कोई लेते थे, ऐसा निर्णय कोई लेते थे या कोई संशोधन करते थे, तो उस पर विटो का अधिकार वायसराय को नहीं होता था। ठीक है, अच्छा वैसे कहने को ये दोनों इसी के अंडर होते थे, लेकिन ऐसा था। तो भारतीय मंत्री द्वारा लिए गए फैसलों पर वीटो का अधिकार वायसराय को होता था। ठीक है, आगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऐसे ही पूछा जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में संघीय न्यायालय, सुप्रीम मतलब संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1935, 1 अक्टूबर याद रहे ना रहे, लेकिन 1937 जरूर याद रहे। 1 अक्टूबर 1937 मतलब 1937 जरूर याद रहे, को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। भाई बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये मल्टीपल टाइम नहीं आया होगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे संघीय न्यायालय की स्थापना या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1937 में, ये आ जाएगा। या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और थोड़ा स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन बनाना चाहिए तो कैसे बनाएंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो उसमें पता है ऑप्शन में आपको, जबकि होता नहीं भारत शासन अधिनियम 1937 दे देंगे, जबकि होता ही नहीं भारत शासन अधिनियम 1937, 35 ही होता है। लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 37 में ही हुआ था, चलो यही मार देते हैं। तो 1937 में इसकी नींव रखी गई थी या स्थापना हुई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी, यही याद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, हमारा जो राष्ट्रपति है उसे अध्यादेश जारी, अध्यादेश क्या होता है?
आप बहुत शॉर्ट शब्दों में बता देता हूँ, 10 सेकंड में, फटाफट सुनिएगा। नहीं अगर समझ में आया तो जब पढ़ाया जाएगा अध्यादेश तब बताऊंगा। अध्यादेश हो सकती होती हैं राष्ट्रपति के पास जब हमारी जो मंत्री परिषद है वो वर्किंग ना हो, उस टाइम कोई आदेश लाना हो और बहुत जरूरी हो तो राष्ट्रपति ला सकता है कि चलो भाई ये आदेश मैं पारित करता हूँ। नहीं आ रहे तो जब वो आएंगे तब उनसे, हालांकि उनसे जब वो आते हैं तो उनसे भी वोटिंग कराई जाती है कि ये मान रहे हो नहीं, और अगर उन्होंने वोटिंग हाँ में कर दी तो उसे अध्यादेश को कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर ना में कर दी वोटिंग उस टाइम तो अध्यादेश को वहीं खत्म कर दिया जाएगा। ये अध्यादेश है, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो उस टाइम पढ़ाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, हमारे जो संविधान है उसमें अनुच्छेद है, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, तो वो आर्टिकल या अनुच्छेद 123 1 2 3 123 अनुच्छेद नंबर 123 में अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां हैं, और उसे जारी करने की जो शक्ति है, अध्यादेश को जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? तो इससे, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है, यहां से ली गई। ऐसे ही पूछ सकता है कि हमारे संविधान में कहां से ली गई है, तो यहां से ली गई। चलो आगे। हाँ, अगर किसी देश की बात करें कौन से देश से ली गई तो वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी यहीं पर 1935 में ये सारी बातें जितनी बोल रहा हूँ। आगे चलो। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी नहीं, की थी, संघीय शासन व्यवस्था की थी। देखो भारत में संघीय शासन, भैया अगर इसे नहीं भी लिखता तो भी चलता, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये डायरेक्ट भी आ जाता है। अब संघीय शासन, मैं आपसे खुद ही कहने लग रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र के पास जो है प्रांतों से हटाकर द्वैत शासन व्यवस्था केंद्र ने अपना ली, तो केंद्र के पास शक्तियां आ रही हैं, आप देख रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि संघीय शासन, संघीय का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह की बातें। संघीय शासन की व्यवस्था अपना ली गई थी। वो कौन से अधिनियम के द्वारा? 1935। इस अधिनियम में अवशेष शक्तियां, कौन सी शक्तियां? अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। ये कैसे है? ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एग्जामों में आता है, आएगा भी ऐसे ही, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखो इस अधिनियम में अवशेष शक्तियां, हाँ भैया सुनो, जो अवशेष शक्तियां थी मतलब कुछ शक्तियां हमने काउंसलर को दे दी, कुछ शक्तियां हमने भारतीय मंत्रियों को दे दी, कुछ शक्तियां जो है मतलब मंत्रियों को इनमें दे दी, और जो बची हुई हैं अवशेष मतलब शेष अवशेष, जो बची हुई शक्तियां रह गई वो किसके पास होती थी? तो आप किसके बताओगे? गवर्नर जनरल के पास। वायसराय के गवर्नर जनरल के पास अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल के पास होती थी। ये बात किस अधिनियम में कही गई? 1935। आगे चलो। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या था? यही था, मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा बातें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। तो यही बात यहाँ पे लिख रही है, भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है उसका प्रमुख स्रोत को क्या था, किससे ली गई संविधान में बातें मैक्सिमम? तो इसी से ली गई 1935। लिखित संविधान का पक्षधर, हाँ ये बात बिल्कुल है, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चे, ये तो सुन लेते हैं। और ये मैं जब पहले नहीं बताता था, नहीं डिस्कस करता था, तो बच्चे इसे नहीं समझ पाते थे और इसे गलत करके आते थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि संविधान की प्रमुख बातें, हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख बातें इससे ली गई हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिखित संविधान का पक्षधर है। इसमें कहीं ये बात नहीं लिख रही थी कि भारतीय संविधान लिखित होना चाहिए। लिखित है ना तो हमारा संविधान, हाँ जी। तो 1935 के अधिनियम में कहीं भी ये बात नहीं लिख रही थी कि संविधान लिखित होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है मेरे भाई, ठीक है, कि भारतीय संविधान लिखित होना चाहिए, ये बात भी कहाँ लिखी हुई है? तो ज़्यादातर बच्चे की उसमें लिख रही है, 1935 से ज़्यादातर बातें ली गई हैं, तो इसे लगा देते हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो ज़्यादातर बातें ली गई हैं लेकिन लिखित संविधान का पक्षधर नहीं है ये अधिनियम, ठीक है। आगे, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। एक ये फैक्ट है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा? इसके द्वारा, 1935, ठीक है। इसी के साथ 1935 अधिनियम समाप्त होता है पॉलिटी के बिहाफ से। उसके बाद 1947 का भारत स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता अधिनियम। जी, अब इस अधिनियम में क्या क्या बातें हैं? देखो, भारत प्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र होगा। इस अधिनियम में एक बात ये लिखी हुई थी कि जो भारत होगा ना, प्रभुता संपन्न संप्रभु राष्ट्र होगा। संप्रभु राष्ट्र होगा, क्या होगा? संप्रभु राष्ट्र।
अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ संप्रभु होता है क्या है। अच्छा, एक पॉइंट अभी बता रहा हूँ, जरा पहले आप दूसरा एक बार सुन लो, फिर मैं इसे बता रहा हूँ, इसे रब करना पड़ेगा इसके लिए, पहले वाले के लिए। दूसरा पॉइंट सुन लो, गवर्नर जनरल देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। ये किस में लिखी हुई थी बात? इस अधिनियम में, जो भारत के बारे में लिखी हुई थी, लिखा गवर्नर जनरल देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। ये ब्रिटिश बना रहे हैं रूल। और तथा राज्यों के गवर्नर राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होंगे। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? गवर्नर जनरल। और राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? राज्यों के गवर्नर, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख। और देश का गवर्नर, देश का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, ये बात लिखी हुई थी। अब पहली देख लो, जरा मैं रब कर देता हूं इसे। यस, स्टार्ट। देखो, देखो 3 तरह के देश की संभावनाएं होती हैं। देखो, एक होता है, यहां से देखते हैं, हाँ, एक होता है उपनिवेश। क्या होता है? उपनिवेश, उपनिवेश। ठीक है। एक होता है अधिराज्य, अधिराज्य। और एक होता है प्रभुता संपन्न, संपन्न, प्रभुता संपन्न देश, या देश की जगह राज्य भी, या संप्रभु, इसकी जगह पे लिखा मिल जाएगा संप्रभु राष्ट्र। देखो, इसमें आया ना, भारत प्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र होगा। अगर मैं इसे 10 सेकंड में बताऊं बात को, तो ये है सारी शक्तियां अपने पास। किसी भी देश के साथ हम व्यापार करें, कोई रोक टोक नहीं होगी। किसी अदर देश की हम पे कोई रोक टोक नहीं होगी। हम किसी के साथ व्यापार करें ना करें, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगी किसी अदर देश की या किसी अदर शक्ति की। ये 10 सेकंड की वाली तो ये बात है। अब देखो क्या है, थोड़ा 1-2 मिनट वाली ये बात है। अब क्या है, देखो, उपनिवेश का मतलब होता है, 2 बातें होती हैं। देखो, अगर हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख, हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख विदेशी हो। देश का संवैधानिक प्रमुख कहाँ का, कौन हो? विदेशी हो। और जो यहाँ के लोग हैं या मूल निवासी हैं, यहाँ की जनता है, उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता ना हो, ऐसे देश को हम उपनिवेश कहते हैं। पहली बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ बात है। और ये अधिराज्य किसे कहते हैं? देश का संवैधानिक प्रमुख, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन हो? विदेशी हो, है ना। देश का संवैधानिक प्रमुख विदेशी हो। और देश की जो जनता है, देश की जो जनता है, उसे निर्णय लेने की क्या हो? स्वतंत्रता हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। यहां भी क्या हो? विदेशी होगा, देश का संवैधानिक प्रमुख विदेशी। यहां भी देश का संवैधानिक प्रमुख विदेशी होगा, यहां भी देश का संवैधानिक प्रमुख विदेशी होगा। यहां जो जनता है उसे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। यहां पे उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अधिराज्य। संप्रभु राष्ट्र या संप्रभु राज्य या संप्रभु देश या फिर प्रभुता संपन्न देश, ये क्या होते हैं? जहां का संवैधानिक प्रमुख विदेशी ना हो, हमारा अपना ही कोई हो, हमारे देश का ही हो, और वहां की जनता विदेशी ना हो, ये विदेशी ना हो, और वहां की जनता को निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, तो ऐसे राष्ट्र को बोलते हैं प्रभुता संपन्न संप्रभु। ठीक है, अब एक चीज बताना चाहूंगा आपको मैं यहाँ पे। देखो, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश ये था उपनिवेश, क्योंकि हमारा जो संवैधानिक प्रमुख था वो भी विदेशी था, और हमारी जनता को भी अधिकार नहीं होता था निर्णय लेने का। ठीक है, उसके बाद अगर अधिराज्य की बात करूं तो 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त
1947 से लेकर और 25 जनवरी 1950 तक हमारा जो देश था वो ये था अधिराज्य, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक प्रमुख था वो विदेशी था तब भी, ठीक है, और जो हमारे जनता थी उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो गई थी अब तक, तो हमारा अधिराज्य था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ और उसके बाद से अब तक क्या हो रहा है, हम ये बन गए हैं, हमारा देश ये बन गया है, ठीक है, कि हमारा जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी यहीं का होता है, हमारा अपना होता है जो कि हमारे राष्ट्रपति जी हैं, और जो जनता है, आप हैं, हम हैं, हमें भी अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, भारत का संवैधानिक इतिहास। कुछ बुकों में भारत का संवैधानिक इतिहास की जगह कुछ मिलेगा, लेकिन आप क्वेश्चन से तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा ये वो वाला चैप्टर है, कुछ इससे रिलेटेड होगा, इतिहास लिख रहा होगा या अधिनियम, भारत का संवैधानिक अधिनियम, ऐसे ऐसे चैप्टर बना देते हैं, है ना। तो ये हो गया है। चलो दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ एंड प्लीज़, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।